Good morning, student. Today, I will discuss a new topic of the first chapter, that is Indian economy at the time of independence. The new topic is demographic profile. Actually, it is also known as demographic transaction theory of population. This theory was given by classical economist Malthus. Actually, Malthus divide the population of the country into three stages. In the first stage, there is high birth rate and high death rate. In the first stage, okay, the birth rate and death rate both are very high in the first stage. As a result of this, there was a very slow growth of population in the country. This period was termed as period of stagnant population. Actually, the death rate was high due to communicable disease, due to lack of medical facility, poverty, starvation, etc. In India entered into the second stage after 1921. Actually, before 1921, there was first stage in India. Before 1921, there was first stage. After 1921, India entered into the second stage. So 1921 is regarded as the year of great divide. 1921 is regarded as the year of great divide. ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ ट्रांजेक्शन पॉपुलेशन, ये थ्योरी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है मैल्थोस, Malthus, मैल्थोस. इन्होंने ये थ्योरी दी है और मैल्थोस ने ये जो थ्योरी है ये पॉपुलेशन के ऊपर दी है और एक कंट्री की जो इंटायर पॉपुलेशन है उस इंटायर पॉपुलेशन को इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. जो फर्स्ट स्टेज है उस फर्स्ट स्टेज में इन्होंने कहा है कि एक कंट्री के अंदर बर्थ रेट भी हाई होगा फर्स्ट स्टेज में और डेथ रेट भी हाई होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर. सपोज एक कंट्री के अंदर जो बर्थ रेट है अगर हम इसमें एग्जाम्पल देके इसको फर्स्ट स्टेज को प्रूफ करें तो इस तरह से है. सपोज एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है और उसमें जो बर्थ रेट है सपोज वो है 50. तो 50 बर्थ रेट है तो 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, 50 बर्थ रेट है. अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इसमें 150. सपोज डेथ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट है सपोज 48. तो आप 150 में से 48 माइनस करेंगे क्योंकि ये डेथ रेट है तो लोगों की डेथ हो जाएगी. तो डेथ रेट सपोज 48 है तो 150 माइनस 48 तो 102. इसका मतलब पॉपुलेशन पहले 100 थी अब कितनी हो गई 102 हो गई. तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसके अंदर क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है. जितनी बर्थ रेट हाई है तो जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डेथ रेट हाई होने की वजह से उतनी पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है. तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट करेगी स्टेबल रहेगी और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी तो बहुत स्लो रेट से इंक्रीज होगी. जैसे इस एग्जांपल में 100 से 102 हुई सिर्फ ओनली. ओके, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होता है. डेथ रेट हाई होने के बहुत सारे रीज़न हैं. जैसे डेथ रेट हाई होने का एक रीज़न ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कि कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है तो उन डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है. ये जो फर्स्ट स्टेज है वो इंडिया में 1921 से पहले थी और 1921 से पहले इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी.
जैसे कॉलरा, हैजा, टीवी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। एक इंसान को अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती थी तो वो दूसरे इंसान को लग जाती थी। और इन कम्युनिकेबल डिजीज़ का 1921 से पहले इंडिया में कोई एज सच मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था। तो अब उसमें ये है कि एक विलेज के अंदर किसी एक पर्सन को अगर कॉलरा या हैजा हो गया तो उससे पूरे गांव के लोग जो है इफेक्टेड हो जाते थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। इवन जैसे आजकल अगर किसी को कैंसर हो जाता है और लास्ट स्टेज है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से उस ज़माने में 1921 से पहले अगर किसी को टीवी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट उस ज़माने में नहीं था। आजकल तो टीवी का फ्री ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन 1921 से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था ट्यूबरकुलोसिस का, टीवी का। किसी को अगर टीवी हो गई तो उससे और लोगों को टीवी हो जाती थी, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ थी और उसका कोई इलाज भी ऐसा सच नहीं था। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी, इसलिए डेथ रेट हाई था। अक्सर वहाँ पे विलेजेस में वो सैलाब आ जाता था और सैलाब आने की वजह से जो है वो काफ़ी लोगों जो है वो की डेथ हो जाती थी। नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से डेथ ज़्यादा होती थी, सैलाब आने की वजह से डेथ होती थी। पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से भी डेथ होती थी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो इसलिए डेथ होती थी। और डेथ रेट बहुत हाई था, बर्थ रेट भी बहुत हाई था। लोग ज़्यादातर अनएजुकेट थे और वो फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते थे। उनकी थिंकिंग थी मोर चाइल्ड आर मोर अर्निंग हैंड, जितने ज़्यादा उनकी चिल्ड्रन होंगे उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। जैसे अगर किसी के अगर 5 चिल्ड्रन हैं तो वो 5 चिल्ड्रन अलग अलग जगह किसी शॉप पर काम कर रहे हैं, कोई हॉकर्स पे काम कर रहा है, कोई शॉप पे काम कर रहा है, तो 5 बच्चे 5 जगह काम करेंगे, अर्निंग ज़्यादा होगी। ये लोगों की थिंकिंग थी। तो उस ज़माने में ये था कि कुछ लोग ये भी थिंकिंग करते थे कि चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, उनकी ये भी थिंकिंग थी। इस वजह से भी बर्थ रेट ज़्यादा था। और कुछ लोग ये सोचते थे कि आजकल देखा जाए तो डेथ रेट ज़्यादा है, अगर 5 चिल्ड्रन या 6 होंगे तो उसमें से 3 ही बच पाएंगे। तो सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग थी, जिसकी वजह से एक बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। तो फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे और जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही थी। और इस फर्स्ट स्टेज में जो पॉपुलेशन थी बहुत स्लो ग्रोथ रेट था। और ये पीरियड इंडिया में 1921 से पहले था और इस पीरियड को एक नाम दिया गया है, वो है द पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, यानी स्टेगनेंट माने रुकी हुई पॉपुलेशन कहा जाता है। ओके, 1921 के बाद इंडिया जो है वो सेकंड स्टेज में इंटर हो गया। 1921 से पहले इंडिया में फर्स्ट स्टेज था और 1921 के बाद इंडिया सेकंड स्टेज में इंटर हो गया। तो इस 1921 जो ईयर है इसको हम कहते हैं 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज था इंडिया में और 1921 के बाद इंडिया में सेकंड स्टेज आ गया। अब जो सेकंड स्टेज है उस सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो बर्थ रेट तो हाई होता है लेकिन डेथ रेट जो है वो लो हो जाता है। डेथ रेट इसलिए लो हो जाता है क्योंकि डेथ रेट में मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से सेकेंड स्टेज के अंदर मेल्थोस का कहना यह है कि कुछ साल बाद कंट्री में मेडिकल एडवांसमेंट हो जाता है, जो डिजीज़ का जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है और नई नई वैक्सीन्स आ जाती हैं और उनका इलाज हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से डिजीज़ की वजह से लोगों की कम डेथ होती है। और ऐसा हुआ भी कि जो कॉलरा और हैजा और टीवी की वजह से जो फर्स्ट स्टेज में डेथ हो रही थी, बाद में मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से इन बीमारियों का इलाज निकल आया और इलाज निकलने की वजह से अब टीवी और कॉलरा और हैजा की वजह से, मलेरिया की वजह से लोगों की डेथ नहीं हो रही, उसका इजीली मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है आसानी से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। तो अब जिन बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, कॉलरा, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, तो इनकी वजह से अब लोगों की डेथ नहीं हो रही क्योंकि इनका मेडिकल ट्रीटमेंट निकल आया सेकंड स्टेज के अंदर, इसलिए डेथ रेट थोड़ा कम हो गया। लेकिन बर्थ रेट जो है सेकंड स्टेज के अंदर अब भी हाई है, लेकिन और सेकंड स्टेज में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट जो है वो लो है।
अब सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज होती है, इस वजह से सेकेंड स्टेज को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सेकेंड स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है। सपोज एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है और बर्थ रेट है सपोज 50, 100 + 50 = 150। बर्थ रेट बहुत हाई है, 50 है, और सपोज सेकेंड स्टेज के अंदर जो डेथ रेट है वो है 10, डेथ रेट लो हो गया, सेकेंड स्टेज के अंदर 10 हो गया। अब 150 - 10 कितना हो जाएगा, 140। पॉपुलेशन जो है वो 100 करोड़ से कितनी हो गई, 140 करोड़ हो गई, यानी 40 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस बहुत ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है सेकेंड स्टेज में। इस सेकेंड स्टेज को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। In second stage, the birth rate is still high, but the death rate was low due to the advancement of medical facility. That's why death rate decreased, but birth rate was very high. In this second stage, population increase at a very faster rate. That's why the second stage is said to be population explosion. इस वक्त इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सेकेंड स्टेज चल रहा है इंडिया में, चाइना में सेकेंड स्टेज है जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो लो है, और पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो है वो इस स्टेज का नाम रखा गया, सेकेंड स्टेज का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम रखा गया। ओके, ये आपका सेकेंड स्टेज है। इंडिया में सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ है 1921 के बाद, और अभी तक इंडिया में सेकेंड स्टेज ही चल रहा है। अब लास्ट है इसमें थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। जो मैल्थोस ने कहा है कि सेकेंड स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होते हैं। सपोज एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 100 करोड़ और जो बर्थ रेट है सपोज वो है 20, 100 + 20 120, और जो डेथ रेट है सपोज वो डेथ रेट है सपोज 19, तो 19 आप माइनस करेंगे, 120 - 19 101। इट मीन्स पॉपुलेशन 100 से कितनी हो गई, 101 हुई। तो थर्ड स्टेज के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम इंक्रीज होती है। थर्ड स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है क्योंकि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। इंडिया और चाइना दोनों थर्ड स्टेज में इंटर होना चाहते हैं, लेकिन अभी दोनों में से कोई भी थर्ड स्टेज में इंटर नहीं हो पाए हैं इसके अंदर। नो डाउट इंडिया में डेथ रेट काफ़ी हद तक कम हुआ था मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से। अब वो एट प्रेजेंट क्योंकि सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है, इस वजह से इस वायरस की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से डेथ रेट ज़्यादा हो गया है इंडिया में। लेकिन वैसे नॉर्मल ईयर्स में, मतलब इस साल से पहले अगर लास्ट ईयर की बात करें हम 2018 और 2017 की बात करें तो उसमें इंडिया में जो है वो डेथ रेट भी लो था लेकिन बर्थ रेट हाई था, तो इंडिया में सेकेंड स्टेज चल रहा था। एट प्रेजेंट थोड़ा डेथ रेट ज़्यादा हो गया इस कोविड-19 की वजह से, अदरवाइज इंडिया में डेथ रेट जो है 2017, 16, 15 में डेथ रेट कम था लेकिन बर्थ रेट थोड़ा ज़्यादा था, तो इंडिया में सेकेंड स्टेज चल रहा था। ओके, तो इंडिया और चाइना दोनों थर्ड स्टेज में इंटर होना चाहते हैं, लेकिन अभी दोनों में से कोई भी थर्ड स्टेज में इंटर नहीं हो पाया, दोनों सेकेंड स्टेज के अंदर है इसमें। तो ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है जो मैल्थोस ने दी थी, और इन्होंने पूरी इंटायर पॉपुलेशन को 3 स्टेज में डिवाइड किया था। पहला स्टेज है इसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, और इस जो फर्स्ट स्टेज का जो पीरियड है उसका इन्होंने नाम दिया है द पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन।
सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट जो हाई है, लेकिन डेथ रेट जो है वो सेकेंड स्टेज में जो है वो लो हो जाता है। और बर्थ रेट हाई होने की वजह से पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज होती है सेकेंड स्टेज में, और उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में एट प्रेजेंट सेकेंड स्टेज चल रहा है। इंडिया में सेकेंड स्टेज जो है वो 1921 से स्टार्ट हुआ था, और 1921 से पहले इंडिया में फर्स्ट स्टेज था, और 1921 को हम कहते हैं 1921 इज रिगार्डेड as the year of great divide। 1921 से इंडिया में अभी तक सेकेंड स्टेज चल रहा है, जिसमें बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट लो है। और थर्ड स्टेज के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत स्लोली इंक्रीज होती है, ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है थर्ड स्टेज के अंदर। इंडिया चाइना दोनों थर्ड स्टेज में इंटर होना चाहते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एट प्रेजेंट इंडिया और चाइना दोनों इस वक्त सेकेंड स्टेज के अंदर है। ओके, ये था आपका पॉपुलेशन एक के बेस पर एक थ्योरी थी जो जिसका नाम था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसका जो मैल्थोस ने दी थी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट में रुकी हुई मतलब ना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसमें बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडियन इकोनॉमी किस तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी थी, किस तरह से स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। एक्चुअली बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी के अंदर जो है लिटरेसी रेट बहुत लो होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होगी, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही पुअर होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होगी। उस इकोनॉमी को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लिटरेसी रेट इज वेरी लो, देयर वाज पुअर हेल्थ फैसिलिटी एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज आल्सो वेरी हाई, देयर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी लो, GDP एंड पर कैपिटा इनकम इज आल्सो वेरी लो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। If these situations prove that the economy is said to be backward economy। तो बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट भी हाई हो, लिटरेसी रेट बहुत लो हो, है ना, हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लो हो, पावर्टी बहुत ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, GDP और पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम हो, तो और बहुत कम लोग एजुकेटेड हों, ज़्यादातर इलिटरेट पर्सन हो। तो ऐसी इकोनॉमी को हम जो है वो बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। और एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये प्रूफ करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिश पीरियड में बैकवर्ड इकोनॉमी थी, उन फैक्टर्स को हम जो है वो अब डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये प्रूफ होगा कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश पीरियड में बैकवर्ड इकोनॉमी थी। उन फैक्टर्स को हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। Following observations was proof that in India was stagnant or backward economy during the period of British government। Okay, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे ये प्रूफ होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और यू कैन से बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका लो लिटरेसी रेट। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव अटेंशन ऑन एजुकेशन। Only a small part of population get education. Most of the population was illiterate. The average literacy rate was less than 16%, 16%, less than 16%. Out of this, female literacy rate was only 7%.
इससे ये प्रूफ होता है कि इंडिया के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट कितना लो था। इन डाटा से ये प्रूफ होता है कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम था ब्रिटिश पीरियड में। एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्कूल्स ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं किए, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं की, कॉलेजेस इस्टेब्लिश नहीं किए, एजुकेशन के ऊपर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, और ज़्यादातर लोग इंडिया में जो है वो इलिटरेट थे, और जो एवरेज लिटरेसी रेट था इंडिया में वो 16% से भी कम था। और फीमेल के अंदर अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो वो तो सिर्फ 7% था। इससे प्रूफ होता है कि लिटरेसी रेट ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी कम था। जिस कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत लो होता है उस कंट्री को हम बैकवर्ड कंट्री कहते हैं। तो इस लो लिटरेसी रेट से भी प्रूफ होता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश पीरियड में जो है बैकवर्ड इकोनॉमी थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका पुअर हेल्थ फैसिलिटी। द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, सैनिटेशन, health care facility. As a result of this, people suffer from many disease. Okay, because there was lack of medical facility, lack of hospitals, most of the people suffer from communicable disease etc. जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया की जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी बहुत ख़राब थी। कोई ब्रिटिश पीरियड ने हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं किए, और कोई भी एज सच प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं थे, और क्लिनिक भी ना के बराबर थी उस टाइम। तो और कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, और उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, उनकी वैक्सीन नहीं थी उस ज़माने में, और कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी। एक इंसान को अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, कॉलरा या हैज़ा हो गया, तो दूसरे इंसान को वो डिजीज़ हो जाती थी, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं था, और गवर्नमेंट भी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त। और अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो हैं वो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही थी। और देख, इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं थे, प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं थी, और मेडिकल जो आजकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है, मेडिसिन देती है, ब्रिटिश पीरियड में एज सच कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी जिसमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए, जो आजकल होता है। तो जो गरीब लोग थे तो उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, अगर वो बीमार हो गए तो फिर उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही ख़राब थी ब्रिटिश पीरियड में। और ऐसी इकोनॉमी जिसमें मेडिकल फैसिलिटी बहुत ख़राब हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ना हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हो, लोग ज़्यादातर पुअर हेल्थ लोगों की हो ज़्यादातर, और डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस इकोनॉमी को भी हम बैकवर्ड इकोनॉमी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई infant mortality rate. Infant mortality rate is the number of death under 1 year of age per 1000 birth during a given year. एक साल के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 1 ईयर से कम है, आउट ऑफ 1000 उनकी डेथ हो जाती है। कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जिनकी एज 1 साल से कम है ना, उसे कहेंगे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ ड्यूरिंग गिवन ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अगर किसी कंट्री का हाई है तो वो भी ये प्रूफ करता है कि वो इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है। और ब्रिटिश पीरियड में इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट था वो 218 पर 1000 था, 218 पर 1000, यानी 1000 चिल्ड्रन में से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी जिनकी एज 1 साल से कम होती थी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा था।
एज कंपेयर टू 37 पर थाउजेंड इन 2015। 2015 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो 37 था, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो 2018 था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश पीरियड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इससे भी ये बात प्रूफ होती है कि वो ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी में ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई होता है। लास्ट पॉइंट है इसमें आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट वाज 32 ईयर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एज कंपेयर टू 68 ईयर्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट 68 ईयर्स है। नॉर्मली जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो 68 ईयर्स तक या 65 ईयर्स तक जिंदा रहता है। वो इस आजकल सिचुएशन अलग चल रही है, लेकिन वैसे इंडिया में 2017-15 और में देखें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 15 के अंदर, 2015 के अंदर जो लाइफ देखा जाए एक्सपेक्टेंसी थी वो 68 ईयर्स थी। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर्स थी। अब सिर्फ 32 ईयर्स तक ऑलमोस्ट पर्सन जिंदा रहते थे। मतलब एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 इयर्स थी, बहुत ही कम थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ख़राब हो, है ना, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट हो और लिटरेसी रेट बहुत लो हो, तो उस कंट्री को हम बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ब्रिटिश पीरियड में इंडिया के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट भी काफ़ी हाई था और लिटरेसी रेट बहुत लो था। बहुत कम लोग इंडिया में एजुकेटेड थे, ज़्यादातर लोग इंडिया में अनएजुकेटेड थे ब्रिटिश पीरियड में। इवन जो एवरेज लिटरेसी रेट था वो 16% से कम था। फीमेल लिटरेसी रेट 7% था। तो इंडिया में लिटरेसी रेट भी कम था, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट थी ब्रिटिश पीरियड में। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो है वो पूरा हेल्थ फैसिलिटी थी, कोई डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, कोई मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी इसमें। और इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो 2018 पर 1000 था। इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सिर्फ 32 इयर्स थी। तो इन सब फैक्टर से ये डिटरमाइन होता है, ये प्रूफ होता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश पीरियड में बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ओके, तो अगर ये आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो उस क्वेश्चंस के अंदर आप ये इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हैं। एक तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो मैल्थस ने दी थी, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में बैकवर्ड इकोनॉमी थी, वो हमने फैक्टर्स एक्सप्लेन किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।